नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कौवा और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवन भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लू का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वो भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवन को बहुत चिंता हुई। उसने कौवों की एक सभा इस समस्या पर विचार करने के लिए बुलाई। मेघवन बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर ने शाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वो जो शर्तें रखे हम स्वीकार करें। अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवों ने ਕਾਂ ਕਾਂ करके विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशवादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पंछियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवा ने सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवन उसकी ओर मुड़ा, महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम लेना चाहिए। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिरजीवी, राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवन चौंका, ये आप क्या कह रहे हैं स्थिरजीवी? स्थिरजीवी राजा मेघवन वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों का पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवन चीख कर उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर ने अपने पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे बैठे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, परंतु वहां एक भी कौवा नहीं था। मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवन सारे कौवों को लेकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर चला गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए।
ऐसे कायरों पर हजार थू। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा ये सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कहाँ कहाँ की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौओं की जाति से बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। ये कौवों के घर के भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू स्थिरजीवी कौवे को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहने की ही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। इस समय घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने समान है। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए ये कहता हुआ चला गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिरजीवी लकड़ियों का लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली है। मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और कौवों सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़ स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुँचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।